हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम जो धातु एवं धातु कर्म हमारा जो चैप्टर चल रहा था मेटल एंड मेटलर्जी वही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि धातु कर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो अयस्कों से, ठीक है, जो भी आपके खनिज अयस्क प्राप्त हुए हैं उनसे धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। क्लियर? ये तो हुआ आपका धातु कर्म। अब इसके 3 स्टेप हमें फॉलो करने थे। पहला था अयस्क सांद्रण, ठीक है, अयस्क का सांद्रण करेंगे हम। दूसरे में हम धातु का निष्कर्षण और तीसरे में हम करेंगे धातु का शोधन, ठीक है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था? हमने अयस्क का सांद्रण देख लिया था कि कैसे हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। उसमें हमने अधात्री या गैंग देखे थे, ठीक है, कुछ अशुद्धियाँ होती है, रेत गिट्टी है ना, इन सब चीज़ों की उसको क्या बोलते हैं अपन? अधात्री बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके 3 मेथड पढ़े थे हमने। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फिर हमने देखा था चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर हमने देखा था आपका झाग उत्प्लावन विधि। इस तरह से हमने अयस्क का सांद्रण 3 मेथड का हम लोगों ने देखा था। तो हमने एक स्टेप पूरा कर लिया कि अयस्क का सांद्रण किस किस तरह से हम किन किन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब अयस्क का सांद्रण हो गया। अब हमें ज़रूरत है कि धातु का निष्कर्षण किया जाए, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हमें करना है। तो उसके लिए हम आज की क्लास में देखने वाले हैं कि कैसे और क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो जैसे कि हम धातु का निष्कर्षण किस तरह से कर सकते हैं, तो जितने भी धातु हैं, ठीक है, वो अपनी सक्रियता के आधार पर, जैसे कि कुछ आपको पता है ये सीरीज ना सक्रियता की श्रेणी, जिसमें कुछ जो धातु हैं, है ना, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। ये किसी भी एलिमेंट्स या किसके साथ, यौगिकों के साथ ना बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये जो धातुएं हैं इनको इनके यौगिक से, ठीक है, इन धातु का जो भी यौगिक बनेगा, सपोज NaCl है, ठीक है, एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, एल्यूमिनियम का कार्बोनेट है, ठीक है, या फिर ऑक्साइड है, जो भी है इनका, ठीक है, उन यौगिकों से इन तत्वों को या फिर धातुओं को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग कौन सा मेथड अपनाते हैं? हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन की विधि। ठीक है, तो जितने भी हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम करते हैं विद्युत अपघटन की विधि। उसमें क्या करेंगे हम लोग? इसका जो भी यौगिक होगा उसका एक विलयन लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन लेंगे, और उसमें क्या करेंगे? हम विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे। ठीक है, बैटरी कनेक्ट करके उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे, विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे। तो क्या होगा? ये जो भी यौगिक होंगे वो 2 आयन में टूटेंगे। ठीक है, जो भी यौगिक है वो एक तो होगा धन आयन, है ना, और दूसरा होगा ऋण आयन। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। जब भी उसमें हम लोग करंट, विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा? एक धन आयन और एक ऋण आयन में ये परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ? हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। अब वो जो सॉल्यूशन है, जैसे कि सपोज हम NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो ये धन आयन में क्या बना? Na+ हो गया और ये Cl- आयन हो गया। तो ये जो धन आयन होते हैं वो ऋण आयन से, ठीक है, ये जो धन आयन है वो ऋण आयन से अलग होकर कैथोड में जाकर जमा हो जाते हैं। कहाँ पे जमा हो जाते हैं? कैथोड में जाकर जमा हो जाते हैं। क्लियर? तो यही क्या है? आपका विद्युत अपघटन की विधि है। इसमें आपको जो भी यौगिक है उसमें क्या करना है? आपको करंट फ्लो करना है। करंट फ्लो करने के बाद आप जैसे ही उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो क्या होगा? 2 आयन, धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएंगे। तो जो धन आयन है वो ऋण आयन से अलग होकर कैथोड में जाकर जमा हो जाता है। इस तरह से आप क्या करते हैं? जो हाईली रिएक्टिव जो सब्सटेंस है आपके, ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं, उसका आप क्या कर सकते हैं? विद्युत अपघटन विधि से, विद्युत अपघटन विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? उसका
धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो मध्यम, ठीक है, जो मध्यम अभिक्रियाशील है और निम्न अभिक्रियाशील वाली जो धातुएं हैं, ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी देख रहे हैं इसमें हाईली रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील है, ये क्या है मध्यम या फिर, और ये क्या है निम्न अभिक्रियाशील वाली धातुएं हैं, ठीक है। तो इनका हम किस मेथड से करते हैं, है ना, इनका क्या ऑक्साइड हो चाहे कार्बोनेट हो या फिर सल्फाइड हो, ठीक है। तो ये जितनी भी धातुएं हैं, क्लियर, ये जितनी भी धातुएं हैं, ये जो निम्न क्रियाशील और मध्यम क्रियाशील वाली हैं ऑक्साइड या सल्फाइड, है ना, इनका हम लोग किस मेथड से करेंगे, तो हम इनका जो धातु का निष्कर्षण है वो रासायनिक विधि द्वारा, है ना, रासायनिक विधि द्वारा आप चयन करेंगे इनका और हम इन धातुओं को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ये जो निम्न अभिक्रियाशील है, मतलब जो रिएक्ट ही नहीं करती है, ये जो AgAu प्लैटिनियम है, ये तो आपको प्रकृति में ऐसी ही, मतलब बिना यौगिक के फॉर्म में ये रिएक्टिव ही नहीं होती, ठीक है। जो सिल्वर है, जो सोना है और प्लैटिनियम है, तो ये आपको प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिल सकती हैं, क्लियर। बाकी जो मध्यम अभिक्रियाशील है, ठीक है, उनके हम क्या करेंगे, उनके हम रासायनिक विधि अपचयन करेंगे। जो मरकरी है ना, उसको तो आप सामान्य ताप पर गर्म करने पर भी, है ना, इसको सामान्य ताप पर गर्म करके हम क्या कर सकते हैं, मरकरी जो है उसको, पारा को, उसको ऑक्साइड या सल्फाइड को केवल गर्म करके ही प्राप्त कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हुई बात की जो अभिक्रियाशील जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, इसमें यहाँ तक जो हाईली रिएक्टिव उसको विद्युत अपघटन से करेंगे, फिर बाकी का रासायनिक विधि द्वारा अपचयन, और फिर प्रकृति में जो तत्व की रूप स्थित है वो तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, धातु को निष्कर्षण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक है, धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट का धातु के जो भी सल्फाइड या कार्बोनेट का आप किस में परिवर्तन कर रहे हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन। अभी हम यही मध्यम अभिक्रियाशील के लिए देख रहे हैं, क्लियर। तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, तो धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट का हम क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें दो मेथड पता है ऑक्साइड में परिवर्तन करने का, एक होता है भर्जन या फिर जिसे हम कहते हैं रोस्टिंग, और दूसरा होता है निस्तापन या फिर हम कहेंगे उसे कैल्सिनेशन, ठीक है। तो क्या है भर्जन, पहला हम क्या देख रहे हैं, भर्जन, जिसे हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो मुख्यतः क्या है, सल्फाइड अयस्कों का ही जो आप क्या बोल सकते हैं, धातु का निष्कर्षण जो है हम भर्जन से करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भर्जन जो है ये मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है, मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का करते हैं हम, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, अगर आपको भर्जन करना है तो आप किसका यूज करेंगे, आप करेंगे सल्फाइड अयस्कों का यूज। चलिए देखते हैं क्या होता है इस भर्जन के प्रोसेस में, रोस्टिंग के प्रोसेस में। तो होता ये है कि जो भी आपका सांद्रित सल्फाइड अयस्क होगा, सपोज जिंक सल्फाइड है, तो उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में आप क्या करेंगे, उसको, उसके जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि वो जो टेम्परेचर जिस पे वो गल जाता है, उस टेम्परेचर से कम ताप पर आपको उसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने पर क्या होगा, जो आपका जो धातु का सल्फाइड है आपका, वो आपके धातु के ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन या फिर रोस्टिंग, ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो जो भी सांद्रित सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करने पर, कब करते हैं इसको, गलनांक
से कम ताप में गर्म करना है आपको, ठीक है, गर्म करने पर, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने मुख्यतः सल्फाइड अयस्क को लिया है, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में हम गलनांक से कम ताप पर क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा धातु है, अयस्क है, ठीक है, सांद्रित अयस्क है, उसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यही जो प्रक्रिया है वो जो है भर्जन कहलाती है। इसमें जो अशुद्धियां हैं वो वाष्पित हो जाती हैं, अशुद्धियां वाष्पित हो जाती है। क्लियर। तो क्या है भर्जन का प्रोसेस, सल्फाइड अयस्कों में करते हैं इसको, मुख्यतः ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, गलनांक से कम ताप पर अगर आप इसको गर्म करते हैं तो जो भी इसमें उपस्थित अशुद्धियां हैं ना वो वाष्पित हो जाती है, जिस कारण धातु के यौगिक का अपचयन में हमको सरलता होती है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते हैं कि कैसे करेंगे ये भर्जन। तो हम क्या कर रहे हैं, जिंक का सल्फाइड ले रहे हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला तो ऑक्सीजन डाल दीजिए, गर्म करने बोला है तो हीट का साइन लगा दीजिए। क्या बनेगा, जिंक का ऑक्साइड बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। और ये क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फाइड है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सल्फर, ये सल्फर, ठीक है, ये 2 जिंक हो गया और 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन हो गए आपके। क्लियर। तो यहाँ पे 2 जिंक है तो यहाँ पे भी 2 जिंक होगा, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर से कम हो गया है, यहाँ पे आपको क्या डालना पड़ेगा, 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 4, ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 जिंक और ये 2 जिंक और 2 सल्फर। इस तरह से आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको, भर्जन की प्रक्रिया में जो सल्फाइड अयस्क है उसको ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से आपको कम ताप पर गर्म करना है। तो आपको क्या मिलेगा, जिंक का ऑक्साइड या फिर जो भी धातु है उसका ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब हम बात करेंगे कि जो निस्तापन या फिर कैल्सिनेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं निस्तापन या कैल्सिनेशन क्या है। निस्तापन और कैल्सिनेशन में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। निस्तापन और इसे हम कहते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। तो जिस तरह से इसमें हम मुख्यतः किसका करते थे, सल्फाइड अयस्क का करते थे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, कार्बोनेट अयस्कों का, ठीक है। उसमें क्या होता था, वायु की उपस्थिति में हम उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते थे और यहाँ होगी वायु की अनुपस्थिति, वायु प्रेजेंट नहीं होगा, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर ही आपको गर्म करना है, गलनांक से कम ताप पर, ठीक है। तो ये क्या देख रहे हैं हम, निस्तापन, इसमें कार्बोनेट अयस्क का करेंगे, वायु की अनुपस्थिति में करेंगे और गलनांक से कम ताप पर करेंगे, ठीक है। तो गर्म करने पर क्या होता है, हमें उसका ऑक्साइड मिल जाता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन या फिर कैल्सिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इसका हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनेगा। अगर हम जिंक का ही एग्जांपल लेते हैं, जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, इसको उसके गलनांक से कम ताप पर हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस ये आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ आपको निस्तापन क्या है, ठीक है। तो हम लोग ये मेनली किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए ही इसको प्रयुक्त करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करने पर विघटित होकर ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को धातुओं की ऑक्साइड में तो परिवर्तन हो गया, ठीक है, जो भी आपका अयस्क है उसका धातुओं की ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब धातु के जो ऑक्साइड हैं,
ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तभी तो हमें धातु प्राप्त होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, धातुओं के ऑक्साइड का धातुओं में अपचयन, धातु के ऑक्साइड का धातुओं में क्या करने वाले हैं, हम करेंगे इसका अपचयन। ठीक है, तो इसमें हम एक टर्म सुनने को मिलता है जिसे हम कहते हैं प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग। ठीक है, क्या कहते हैं इस टर्म को, प्रगलन, या फिर इसे ही क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग। क्या होता है प्रगलन या स्मेल्टिंग में, तो इसमें गालक व अपचायक की उपस्थिति में, अपचायक, ठीक है, जो भी आपके धातु को अपचयित करने में सहायता करेगा अपचायक, और गालक क्या है, जो अशुद्धियां हैं, है ना, जो उस ताप पर गर्म होकर नहीं निकल रही है उसको हटाने में मदद करता है। तो गालक व उपचायक की उपस्थिति में क्या करते हैं हम, ऑक्साइड को, गालक या अपचायक की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्साइड जो भी आपका धातु का ऑक्साइड है, क्लियर, उसको हम क्या करते हैं, साथ मिलाकर उसको गर्म करते हैं, और यहीं से हमें क्या मिल जाता है, हमें मिलता है धातु का, जो धातु है वो हमें द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। इसे ही इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रगलन या फिर स्मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर, तो इसके दो प्रोसेस हैं, हम ये दो प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या है। प्रगलन की प्रक्रिया दो प्रकार से की जाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं पहला कार्बन अपचयन विधि। तो पहले हम देखने जा रहे हैं कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, जो आपका अयस्क भर्जित या फिर निस्तापित आया था, ठीक है, जो हमने भर्जन के प्रोसेस से जो हमें अयस्क मिला था ऑक्साइड के फॉर्म में, और जो निस्तापन से हमें अयस्क मिला था ऑक्साइड के फॉर्म में, उसमें क्या करेंगे, उसको कार्बन की उपस्थिति में, ठीक है, नाम से ही आपको क्लियर है, कार्बन की उपस्थिति में अपचयन विधि क्या है, कार्बन की उपस्थिति में क्या करेंगे, इसको अपन बहुत हाई टेम्परेचर वात्या भट्टी में, ठीक है, वात्या भट्टी में क्या करोगे आप लोग, वात्या भट्टी में इसको 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, तो कितना 700 टू 1800 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या है कार्बन अपचयन विधि, इसको कार्बन की उपस्थिति में किया जाता है। वात्या भट्टी में आप क्या करेंगे, जो निस्तापित और भर्जित जो अयस्क आपको मिला था, जिंक ऑक्साइड या फिर जो भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको 700 या 1800 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको गर्म करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, जो आपको धातु है उसका निष्कर्षण द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इक्वेशन। तो आपको जो भर्जित या निस्तापित आपको क्या मिला था, प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड मिला था। क्लियर, यही तो लिखा है ना, धातु के ऑक्साइड से धातुओं में अपचयन, धातु प्राप्त होगा आपको, तो क्या होगा, कार्बन की उपस्थिति में। ठीक है, क्या करना है आपको, कितना गर्म करना है पता है, 700 से 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। तो क्या हो जाएगा, जो जिंक धातु है वो अपचयित हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं, धातु के ऑक्साइड का धातु में अपचयन, उसमें हमने देखा प्रगलन क्या है। ठीक है, प्रगलन के बाद हम उसके अंदर ही देख रहे हैं कार्बन अपचयन विधि, तो जिसमें क्या करते हैं, कार्बन की उपस्थिति में वात्या भट्टी में हम क्या करते हैं, उसको 700 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको गर्म करने पर, ठीक है, जो है हमें धातु का अपचयन हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप देख पा रहे हैं यहाँ से रिलीज हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी जो हमारा मेथड है, दूसरा हमारा मेथड है रासायनिक अपचयन की विधि। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड जो बी है आपका वो क्या है, रासायनिक अपचयन
की विधि, ठीक है। ये जो रासायनिक विधि द्वारा अपचयन है आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आपने क्लास में मुझसे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, ऊपर वाली जो धातुएं हैं, ठीक है, जैसे ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, है ना, ये सब जो विलयन है इनके जो सल्फेट या ऑक्साइड अयस्क, ठीक है, इन पे जब हाईली रिएक्टिव जो धातु इनके साथ क्रिया करेंगे, सपोज जैसे कार्बोनेट का कोई कॉपर का कोई अयस्क है, ठीक है, कॉपर को कोई जिप्सम या फिर कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और उसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, ऊपर का जो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपनी जगह ले लेगा, ठीक है, आयरन उसकी जगह फेरस सल्फेट बना लेगा, और इस तरह से क्या होगा, आपका जो कार्बन है, कॉपर है, ठीक है, सॉरी मैं कार्बन बोल रही हूँ बार बार, कॉपर जो है, ठीक है, वो क्या होगा, वो धातु जो है अपचयित हो जाएगी। क्लियर। अगर इसको पढ़े तो क्या होगा, ये सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को, ठीक है, ऊपर स्थित धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन के साथ विस्थापित कर देती है। इस सिद्धांत का उपयोग करके हम विस्थापन विधि द्वारा जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, में आप आयरन डाल दीजिए या फिर जिंक डाल दीजिए, ठीक है, ये क्या है, बेसिकली विस्थापन विधि को फॉलो करेगा। विस्थापन विधि में क्या होता है, जो अभिक्रिया श्रेणी है, ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी है, उसमें जो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं वो नीचे वाले एलिमेंट को विस्थापित कर देते हैं क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिव ज्यादा है ना, तो ऑब्वियसली जो आयरन है, जिंक है, कॉपर से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे, वो उसके जो लवण है उसको क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, और इस तरह से आपको जो धातु चाहिए वो मिल जाएगा। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। तो जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें आप हाईली रिएक्टिव, इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए तो आप क्या डाल दीजिए, इसमें आयरन डाल दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि ये क्या करेगा, ये जो आयरन है ये कॉपर सल्फेट में इसको कॉपर को विस्थापित कर देगा, हटा देगा और अपना बॉन्ड बना के फेरस सल्फेट बना लेगा, और यहाँ से हमको जो कॉपर धातु है, ठीक है, वो मिल जाएगी। क्लियर। उसी तरह से अगर ये कॉपर सल्फेट है, अब इसमें आपको क्या बोल रहा है, जिंक को अगर हम लोग डाल देते हैं इसमें, तो आपको पता है ना कि जो जिंक है वो उससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, जिंक जो है इसकी जगह ले लेगा और यहाँ से आपको फिर से जो कॉपर जो आपका धातु आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो विस्थापन विधि है वो हम रासायनिक अपचयन विधि के अंदर देख सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जो निम्न क्रियाशील जो धातु उनके लवण को क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इस तरह से हमने आज की क्लास में देखा कि धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, धातु के शोधन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर करेंगे। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।